कि ये भी कहा जा रहा है कि चाइना, टर्की और पाकिस्तान जो है वो तीनों मिलकर के एक अनहोली न्यूक्लियर नेक्सस भी बना सकते हैं। आपको बता दें, चाइना एक न्यूक्लियर स्टेट है और पाकिस्तान भी दोस्तों न्यूक्लियर स्टेट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। आज से कुछ दिन पहले की बात है, एक आर्टिकल सामने आया था जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि टर्की को भी सीपेक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर शामिल किया जा सकता है। बल्कि इतना ही नहीं, आज से एग्जैक्टली 2 महीने पहले की बात है, पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर शहबाज शरीफ, इन्होंने भी एक मौके पर इस चीज़ का प्रस्ताव रखा था कि क्यों ना हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर टर्की को इंक्लूड कर लें। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर 20 मई को सामने आई थी। पाकिस्तान पीएम्स न्यू प्रपोजल ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इन्होंने कहा था कि इंक्लूड टर्की। ये किस मौके पर कहा था? बेसिकली 20 मई की बात है, जब पाकिस्तान के द्वारा अपनी 3rd मिलगम कॉर्वेट को इनकॉर्पोरेट किया गया था, लॉन्च किया गया था कराची में। और ये वाली जो मिलगम कॉर्वेट है, इसको असल में टर्की के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया गया है। इसी मौके पर यहाँ पे पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि क्यों ना हम लोग चाइना पाकिस्तान टर्की के माध्यम से सीपेक को एक ट्राइलेटरल अरेंजमेंट के रूप में तैयार कर लें, सो दैट ये तीनों के तीनों जो फ्रेंडली नेशंस हैं ये बेसिकली इस सीपेक के पोटेंशियल से बेनिफिट कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान ऐसा क्यों करना चाहता है। ऑल्सो ये भी समझेंगे कि अगर पाकिस्तान ऐसा करना चाहता है तो ऐसा कर कैसे पाएगा, एंड ऑल्सो इसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होने वाला है, कि क्या इंडिया को इसको लेकर चिंता करने की आवश्यकता है या फिर नहीं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। राइट। पाकिस्तान के पीएम ने बड़ी ही क्लियरली, अपने बड़े ही साफ शब्दों में यहाँ पर कहा कि ट्रेड एक्टिविटीज हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज मैनिफोल्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। और इन्होंने बल्कि ये भी कहा, द ऑनगोइंग सीपेक प्रोजेक्ट इज सेट टू ट्रांसलेट अवर डिजायर टू एनहांस द रीजनल कनेक्टिविटी एंड मैक्सिमाइज ट्रेड विद ग्वादार एट इट्स फोकल पॉइंट। इनका बेसिकली मकसद ये है कि हम लोग सीपेक के माध्यम से जो भी हमारे और चाइना के बीच में यहाँ पे व्यापार और संबंध बढ़ रहे हैं, हम वही सिमिलर चीज आज टर्की के साथ भी करना चाहते हैं। सवाल ये आता है कि पाकिस्तान बेसिकली सीपेक को एक्सटेंड करते हुए टर्की को इंक्लूड क्यों करना चाहता है। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिकल टाइज तो आपको मालूम ही होगा। 1947 में जब पाकिस्तान स्थापित हुआ था, उसी दिन से लेकर के टर्की जो है उसके पाकिस्तान के संबंध काफ़ी अच्छे बने हुए हैं। और तब से बढ़ते बढ़ते अगर हम आज की डेट में बात करें, दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड वॉल्यूम है वो ऑलरेडी $850 मिलियन से बढ़कर आज की घड़ी में $1 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। बल्कि इनका ये भी मानना है कि अगर हम लोग टर्की को बेसिकली सीपेक में इंक्लूड कर लेते हैं तो दोनों देशों के बीच में जो हमारे संबंध हैं वो और बेहतर होंगे, कुड बी फर्दर स्ट्रेंथन्ड टू बेनिफिट पाकिस्तान एंड टर्की बाय एक्सटेंडिंग द चाइना लेड प्रोजेक्ट टू टर्की। और अगर आप देखें, दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस के रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो चुके हैं। पिछले 1-2 सालों में पाकिस्तान के द्वारा टर्की के कई सारे ड्रोन्स हैं, जिसमें कि प्रमुख रूप से बायरक्तार ड्रोन्स आते हैं, जिनको कि ऑलरेडी पाकिस्तान एक्वायर भी कर चुका है। सो येस, पाकिस्तान बेसिकली अपनी रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर करना चाहता है टर्की के साथ। दैट इज़ द मेन रीज़न जिसके चलते वो ऐसा कर रही हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स इज कि असल में ये होगा कैसे। अब देखिए, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें कुल मिला के दोस्तों 2 बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है जो कि ज़मीन के ऊपर जा रहा है, दूसरा कंपोनेंट है जो कि समुद्र के ऊपर जा रहा है। हम फोकस करने वाले हैं पहले कंपोनेंट के ऊपर, जो कि चाइना बेसिकली पुराने वाले एंशिएंट सिल्क रूट को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका सीपेक वाला कॉरिडोर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से जाता है और ये ग्वादार तक पहुँच जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से शुरू होता हुआ ये ऑलमोस्ट पीओके से क्रॉस करते हुए ये इस तरीके से ग्वादार तक पहुँचता है। अब ऑलरेडी चाइना एक तरफ बात कर रहा है कि वो अफगानिस्तान के अंदर सीपेक को एक्सटेंड करना चाहता है। इसको लेकर बल्कि अगर आप देखेंगे, चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ऑलरेडी अफगानिस्तान की डेलीगेशंस के साथ
कई सारी मीटिंग्स कर चुके हैं और इसमें उन्होंने कई बार इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि हम लोग बेसिकली सीपेक को अफगानिस्तान में एक्सटेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी या तो वो वाली लाइन यहाँ से निकलेगी इस तरीके से, या वो वाली लाइन जो है वो यहाँ से निकलेगी। अगर वो यहाँ से निकलती है तो उस केस में इंडिया ऑलरेडी उस चीज़ को डेफिनेटली हम लोग प्रोटेस्ट कर चुके हैं कि हम लोग उस चीज़ के फेवर में नहीं है। लेकिन अगर वो चीज़ यहाँ से नहीं निकलती है तो उस केस में अफगानिस्तान के अंदर सीपेक इस तरीके से एंट्री लेने वाला है। एक और देश जो कि बीच में आता है दैट इज ईरान, और चाइना ईरान के साथ भी अपने संबंधों को काफ़ी बेहतर कर चुका है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, पाकिस्तान पहले भी कई बार बोल चुका है कि हम लोग ये चाहते हैं कि ईरान का भी जो रोल है वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर बढ़े। ये पाकिस्तान के ही एक डेप्यूटी स्पीकर हैं, उन्होंने कहा वी आर ईगर फॉर ईरान पार्टिसिपेशन इन दिस प्लान एज तेहरान बीजिंग इस्लामाबाद पार्टनरशिप वुड बेनिफिट द एंटायर रीजन। तो अगर इन्होंने यहाँ पर ईरान को भी इसका हिस्सा बना लिया, अफगानिस्तान तो ऑलमोस्ट इसका हिस्सा बन चुका है, अगर इन्होंने किसी भी तरीके से ईरान को भी इसका हिस्सा बना लिया, उसके बाद बड़ी ही आसान तरीके से ये टर्की तक भी पहुंच पाएंगे। सो ये एक आइडिया है जो कि हम लोग सोच रहे हैं। ऑब्वियसली अभी नहीं पता कि चाइना क्या सोच रहा है या फिर ईरान अफगानिस्तान क्या सोच रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत ही फीजिबल आइडिया यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके माध्यम से बेसिकली जो सीपेक का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था काशगर से, जिंगजियांग से, वो आज अफगानिस्तान ईरान से होते होते टर्की तक भी पहुंच सकता है। अगर बात करें कि इस पूरी की पूरी चीज़ का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ सकता है, दोस्तों इंडिया शुरू से, जब से सीपेक को यहाँ पे बनाना शुरू किया था, तब से इंडिया इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज इंडिया का ये मानना है कि सीपेक जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू जाता है और ये इंडिया की सोवरेनिटी के सख्त खिलाफ है। बल्कि जब चाइना ने ये कहा कि हम लोग अफगानिस्तान के अंदर सीपेक को एक्सटेंड करने वाले हैं, उस टाइम पर भी इंडिया ने अपने सोवरेनिटी कंसर्न्स को पेश किया था, लेकिन चाइना ने फिर से उसको इग्नोर कर दिया। इसीलिए इंडिया के लिए ये चिंता का विषय बन जाता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे, एक तरफ तो ये लोग सीपेक को एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पिछले 2 सालों में पाकिस्तान, चाइना, टर्की की एक ट्राइलेटरल एक्सिस बनने की भी बातचीत चल रही है, जिसको लेके इंडिया काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस ऑलरेडी हो चुका है। अगर आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे, ये भी एक आर्टिकल सामने आया था कि ये भी कहा जा रहा है कि चाइना, टर्की और पाकिस्तान जो है वो तीनों मिलकर के एक अनहोली न्यूक्लियर नेक्सस भी बना सकते हैं। आपको बता दें, चाइना एक न्यूक्लियर स्टेट है और पाकिस्तान भी दोस्तों न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन टर्की एक न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। और यहीं पर आती है भारत के लिए चिंता का विषय। बिकॉज अगर आप देखेंगे, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के पास आज 160 से भी ज्यादा डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं जो कि न्यूक्लियर कैपेबल हैं। चाइना, आपको मालूम होगा कि 1960s के बाद से अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को केवल बढ़ाता आया है और आज के टाइम पे इट हैज बिकम अ फॉर्मिडेबल न्यूक्लियर वेपन, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में एक काफी बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो चुका है। और रिसेंटली टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप एर्दोगान ने भी ये चीज़ कही थी कि अगर बाकी लोग यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स रख सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स क्यों नहीं रख सकते। एर्दोगान सेज इट इज़ अनएक्सेप्टेबल दैट टर्की कांट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। इन्होंने बेसिकली कहा कि सम कंट्रीज हैव मिसाइल्स विद न्यूक्लियर वॉरहेड्स, नॉट 1 or 2, बट दोज कंट्रीज टेल अस दैट वी कांट हैव देम, दिस आई कैनॉट एक्सेप्ट। ये वाली खबर आप देख सकते हैं, एर्दोगान सेज इट इज़ अनएक्सेप्टेबल दैट टर्की कांट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो अगर इस तरह की कोई एक्सेस बनती है और अगर यहाँ पे सीपेक के अंदर टर्की को इंक्लूड किया जाता है तो येस, इंडिया मस्ट डेफिनेटली बी वरिड और हमें भी यहाँ पे प्रोएक्टिवली कुछ ना कुछ इस तरह के कदम करने चाहिए कि या तो हम इंडिविजुअल लेवल पे टर्की के साथ हमारे संबंधों को बेहतर करें या फिर हम लोग कुछ ऐसा करें कि बेसिकली टर्की को कभी भी सीपेक का हिस्सा ना बनने दें। देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। जैसे ही कुछ नई डेवलपमेंट होगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप लोग अपनी तैयारी को यूपीएससी की घर बैठ के करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि आपको स्टडी नोट्स, डाउट रेजोल्यूशन और मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे। मेरे द्वारा भी आपको ज्योग्राफी लेक्चर्स, हिस्ट्री लेक्चर्स सोनप्रिया मैम के द्वारा और राहुल शर्मा सर के द्वारा भी आपको इकोनॉमी लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी 30,000 रुपीज़ पर एनम में, जिसमें कि आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा स्पेशल कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।